हेलो गाइस, आज की मूवी है माइन। ये स्टोरी एक ऐसे सोल्जर की है जिसने एक लैंड माइन पे पैर रख दिया और वो वहां से अब हिल भी नहीं सकता और उसको रेस्क्यू करने के लिए टीम 52 घंटे से पहले नहीं आ सकती। मूवी की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट पे अलविदा कहता है और अगले दिन हेलीकॉप्टर से अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। माइक और उसका साथी टोमी एक चट्टान पे अपने टारगेट का आने का इंतजार करते हैं। टोमी बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान है मगर माइक हमेशा सीरियस रहता है और उन्हें दिखता है एक तरफ से गाड़ी पे और दूसरी तरफ से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। माइक का टारगेट 65 साल का आतंकी सैयद आसिफ है। टोमी और रेडियो पे उसका मेजर टारगेट को हिट करने के लिए कहता है लेकिन उन्हें पता चलता है ये लोग यहाँ शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं और टारगेट सैयद दूल्हे का बाप हो सकता है। अब माइक के टारगेट के बीच में दूल्हा और दुल्हन आ रहे थे और माइक को कहा जाता है वो दूल्हे को मार के आतंकी को मार दे, लेकिन वो एक मासूम के जान लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए माइक अपने कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि टारगेट अब उसके निशाने पे नहीं रहा। तभी उसके लोगों द्वारा उन्हें देख लिया जाता है और वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है। सैयद वहाँ से बच के निकल जाता है। माइक और टोमी को पीछे भागना पड़ता है क्योंकि सैयद के आदमी उनका पीछा कर रहे थे और भागते हुए उनका जीपीएस टूट जाता है। अब वो चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और वो लोग भी चट्टान की तरफ आने लगते हैं। इसलिए माइक एक चाल चलता है और दूसरी तरफ फायर करता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग उन्हें खोजने के लिए वहाँ जाते हैं। अब दोनों उन लोगों से बचने के बाद कमांड सेंटर को उन्हें निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है उन्हें 5 घंटे दूर एक गांव में जाना है जहां उन्हें उठा लिया जाएगा। अब वो रेत के तूफान और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए निकल पड़ते हैं। टोमी अपने बेटे के घर वापस आने की कहानियों के बारे में बताता है और माइक को चुप और किसी बात से परेशान देख के टोमी माइक को बोलने के लिए मजबूर करता है। माइक बताता है उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से शादी के लिए प्रपोज करने में मुश्किल हो रही है। इतना डरा हुआ होने के लिए टोमी उसका मजाक उड़ाता है मगर ये भी कहता है शुरू में शादी करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन समय के साथ उसे संभालना आसान हो जाता है। अब रेगिस्तान से गुजरते हुए हवा में उड़ता हुआ एक साइन बोर्ड मिलता है। साइन बोर्ड से पता चलता है यहाँ लैंड माइन हो सकता है। वो याद करता है पिछले 40 सालों में 33 मिलियन लैंड माइन को रेगिस्तान में दबाया गया था। तो भी उससे कहता है ये दुश्मनों को उनसे दूर रखने के लिए एक झूठी कहानी बनाई गई होगी। माइक अभी भी सावधानी से आगे बढ़ता है मगर टोमी लापरवाही के साथ पीछे की ओर कुछ दूर चलता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है और एक विस्फोट होता है। टोमी ने लैंड माइन पे पैर रख दिया था और थोड़ी देर के लिए वो कुछ भी नहीं सुन पाता और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है एक और क्लिक की आवाज सुनाई देती है जिससे वो सदमे में वहीं जम जाता है। अब रेत साफ होती है और टोमी ब्लास्ट में बच गया था लेकिन घुटनों के नीचे से उसका पैर कट चुका था। टोमी दर्द से चीखता है और कांपता है। माइक वहां से हिल नहीं सकता इसलिए वो टोमी को शांत करने की कोशिश करता है और उसके बेटे को याद दिला के उसको मोटिवेट करता है। फिर वो खुद को मॉर्फिन से इंजेक्ट करता है जो उसके सामने के जेब में होता है ताकि दर्द कम हो सके। फिर टोमी अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन दर्द फिर से उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को दर्द में देख के माइक उसकी मदद करने के लिए लैंड माइन से पैर हटाने की सोचता है, ये कहते हुए कि शायद उसने जिस बारूद पे पैर रखा है वो पुराना और खराब हो चुका है। टोमी उसे चेतावनी देता है कि वो ऐसा ना करे और अपनी बंदूक निकाल के अपने सिर पे तान लेता है और माइक से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रहना है और खुद को गोली मार लेता है। माइक बेबस और दुखी होकर चिल्लाता है। अब वो वहाँ बुरी तरह से फंस गया है और जल्दी ही खड़े खड़े थक जाता है और अपने एक घुटने के बल बैठ जाता है। माइक सोचता है उसे किसी तरह टोमी के बगल के में पड़े रेडियो को पास तक लाना होगा और वो रेडियो बैग को खींचने के लिए अपने जूते के फीते के कुल्हाड़ी से बांधता है और फिर उसे पता चलता है रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और बाकी बैटरी टोमी के शरीर पे है। माइक उदास होता है और दूसरे तरीके के बारे में सोचता है और किसी तरह वो अपने पास रखे सामान से रेडियो को सौर ऊर्जा से चार्ज करता है और वो उसमें कामयाब होता है और अपने बड़े अधिकारियों से संपर्क करता है और उसे तत्काल यहाँ से निकालने के लिए कहता है। लेकिन उसे बताया जाता है लगातार रेत के तूफान के कारण हेलीकॉप्टर उसके पास तक नहीं पहुंच सकता और सब कुछ ठीक रहा तो 52 घंटे में काफिला उसका रेस्क्यू करेंगे। अब ये सुन के माइक निराश हो जाता है। उसके बाद मेजर उसे खाई खोदने और उसमें कूदने का सुझाव देता है जिससे कि ब्लास्ट होने पर उसे इतनी चोट नहीं आएगी कि वो मर जाए, मगर माइक इंतजार करने का फैसला करता है और अपनी घड़ी पे उल्टी गिनती शुरू कर देता है। तभी एक बालू का तूफान उसकी ओर आता है। वो अपनी जगह से हिले डुले बिना तूफान को निकलने का इंतजार करता है और जब तूफान खत्म हो जाता है तो उसे पता चलता है कि टोमी का शरीर उसके पास आ गया है और उसके पास बैटरी भी है मगर रेडियो उसकी पहुंच से काफी दूर चला गया है। घंटों बीत जाते हैं और माइक का पानी खत्म हो जाता है इसलिए वो बहुत निराश होकर खुद को गोली मारने के बारे में सोचता है। तभी वो एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखता है जिन्हें बर्बर नाम से जाना जाता है। वो जिगजैग में चल रहा था। माइक उसे लैंड माइन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है लेकिन बर्बर उसकी नकल
स्ट्रगल करता है और ऐसा लगता है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर माइक उस आदमी को अपनी स्थिति के बारे में बताता है, मगर वो कहता है माइक को अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद माइक के पानी की बोतल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब बहुत प्यासा माइक अपने पेशाब पीने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है एक छोटी बर्बर लड़की उसकी तरफ आ रही है और उसका पानी की बोतल ला रही है। वो उसे माइक को देती है। माइक अपनी प्यास बुझाता है, हालांकि लड़की कुछ नहीं बोलती और अपने खिलौने का उपयोग करके समझाने के लिए करती है कि उसे लैंडमाइन से आगे बढ़ना होगा। माइक समझाता है कि वो हिल नहीं सकता और छोटी लड़की को अपने रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की समझ नहीं पाती। मायूस माइक उस पर चिल्लाता है, जिससे लड़की डर के भाग जाती है। जल्दी ही रात होती है और तापमान गिरना शुरू हो जाता है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है और उसे जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वो अपना फोन निकालता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो भी मिलता है जिसमें वो कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। माइक को युद्ध जीतना चाहिए और जल्दी से घर आ जाना चाहिए। माइक इससे इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा मिल भी पाएगा या नहीं। अब उसको काफी थकान और नींद आने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है आग बुझ गई है और वो अपने आप को जंगली जानवरों से घिरा हुआ पाता है। वो उन्हें अपने बंदूक से डराने की कोशिश करता है, मगर असफल रहता है। जानवर टॉमी के शरीर को घसीट के दूर ले जाते हैं और एक जानवर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। माइक अपने टॉर्च का यूज करके उसको गोली मार देता है। जानवर एक लैंडमाइन पे गिर जाता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और दूसरे जानवर डर के भाग जाते हैं। अगली सुबह होती है और बर्बर फिर से वहाँ आता है और उससे कहता है वो बहुत लकी है जो लैंडमाइन पे पैर रखने और रात में जंगली जानवरों के पीछे होने के बाद भी अभी तक जिंदा है। वो एक बार फिर माइक को आगे बढ़ने का सुझाव देता है, मगर माइक नहीं मानता। माइक उसे कहता है वो शायद जानता है कि माइंस कहाँ लगे हैं, तभी वो जिग-जैग में चलता है। बर्बर कहता है उसे नहीं पता कि लैंडमाइन कहाँ लगे हैं। वो जिग-जैग में इसलिए चलता है क्योंकि वो सीधे चलने से ज्यादा सुरक्षित है। माइक उसे फिर अपने रेडियो लाने के लिए कहता है। अब वो मान जाता है और रेडियो उसके पास लाता है और अपने रास्ते पे निकल पड़ता है। फिर माइक अपनी घड़ी देखता है और मदद आने में अभी भी घंटों बाकी है। वो धीरे धीरे मतिभ्रम होने लगता है और टॉमी को उसकी मौत से जागते हुए देखता है। काल्पनिक टॉमी माइक को प्रेरित करता है और कहता है वो इससे जीवित निकल जाएगा। अब सूरज फिर से डूबने लगता है और माइक उन सभी गलतियों के बारे में सोचने लगता है जो उसने अपने जीवन में की है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ के मिशन पे आने के लिए पछताता है। फिर वो खुद को जानवरों के बीच घिरा हुआ पाता है और माइक अंधाधुंध अंधेरे में गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर वो नहीं डरते और उस पर हमला करना शुरू कर देते। वो उनसे लड़ते हुए अपने पास्ट में खो जाता है और सुबह दिखता है उसने सभी जानवरों को मार डाला है। अब माइक को बिना हिले डुले वहाँ घंटों हो चुके हैं। फिर उसको मेजर की सूचना मिलती है कि रेस्क्यू टीम लेट चल रही है और क्या वो 17 घंटे इंतजार कर सकता है। पहले से ही थका हुआ माइक जवाब देता है कि उसमें और ज्यादा ताकत नहीं बची है। फिर मेजर उसे बताता है कि कोई उससे बात करना चाहता है। माइक फिर जैनी की आवाज सुनता है। माइक उसे छोड़ के जाने के लिए माफी मांगता है और मतिभ्रम करना शुरू कर देता है कि जैनी उसके सामने एक सोफे पे बैठी है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन और ताकत ना होने के कारण गिरने लगता है। तभी बर्बर कहीं से आके उसे पकड़ लेता है। फिर वो माइक को घाव की देखभाल करना शुरू कर देता है और उसे उस समय के बारे में बताता है जब उसने भी एक बार लैंडमाइन पे पैर रख दिया था, जिससे उसका पैर कट गया था। अब माइक से कहता है कि अपने पैर खोने से उसे ऐसा लगा कि उसने अपना जीवन में सब कुछ खो दिया। हालांकि पैर खोने का दर्द तब धुंधला हो गया जब वो अपनी पत्नी से मिला और उसकी एक बेटी भी हुई। वो कहता है हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो हमें चलते रहना चाहिए। माइक उससे कहता है वो वास्तव में भाग्यशाली है क्योंकि उसकी बेटी जो पानी लाई थी वो वास्तव में सुंदर है और उसके पिता की मुस्कान है। वो आदमी उससे कहता है अब उसकी कोई बेटी नहीं है, उसकी मौत एक लैंडमाइन से हुई थी जब वो और उसकी बेटी लैंडमाइन को हटा के वहाँ टीन के डब्बे लगा रहे थे। माइक उसे चुपचाप सुन रहा था और बर्बर उसे बताता है कि वो खुश है कि उसकी बेटी माइक से मिलने आई, लेकिन उसे वास्तव में आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। माइक फिर से उसकी बेटी को देखता है, लेकिन वो जल्दी ही हवा में गायब हो जाती है। माइक फिर से मतिभ्रम करने लगता है और अपने अपमानजनक पिता को देखता है जो उसकी माँ को पीटता था जबकि वो बेबस होके देखता था। वो अपनी बीमार माँ को देखता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए प्यार भरे पलों को भी देखता है। उसी समय रेडियो पे सुनाई देता है कि बचाव दल आ रही है और उसे सही लोकेशन बताने की जरूरत है। वो अपना फ्लेयर उठाता है, लेकिन वो उसका यूज करता है इससे पहले आतंकवादी पहाड़ी पे उसे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फायर से उसके पास एक लैंडमाइन ब्लास्ट होता है जिससे माइक के हाथ से फ्लेयर दूर गिर जाती है। वो वापस फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है, मगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है और उसको मोटिवेशन की तरह यूज करता है। तब माइक जमीन पे गोलियां चलाता
है और लैंडमाइन को ट्रिगर करता है, जिससे वहाँ रेत का धुआं पैदा होता है, जिससे आतंकवादी उसे ठीक से नहीं देख पाते। अब वो अपनी स्नाइपर को लेता है और आतंकवादियों को मार देता है। बचाव दल पास आ जाता है मगर फ्लेयर अभी भी उससे दूर है। फिर माइक को बर्बर आदमी की बातें याद आती है कि आपको आगे चलते रहना है। वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है मगर कोई विस्फोट नहीं होता और ये पता चलता है जिस लैंडमाइन पे उसने पैर रखा था वो वास्तव में टीन का डब्बा था, जिसे शायद बर्बर की बेटी ने वहां रखा था जब वो जीवित थी। बर्बर की बात सही साबित हो जाती है। इस पूरे समय में उसने कहा था कि वो अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सकता है। अब वो सोचता है कि वो ये कर सकता था मगर उसके डर ने ऐसा करने से रोका। गोली के घाव के बावजूद माइक को जिंदा रहने पे काफी राहत मिलती है और वो फूट फूट के रोने लगता है। फिर वो उठता है और फ्लेयर को चलाता है और जमीन पे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है और उसे घर ले जाती है। कुछ दिनों बाद वो एयरपोर्ट पे लौटता है और जैनी उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो उसको घुटने पे बैठ के प्रपोज करता है और कहता है वो फिर कभी उसे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। अगर मूवी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।